वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेट असेंबली यानी कि राज्यों के विधानमंडल, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखेंगे। स्टेट असेंबली, राज्यों की विधानमंडल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखें कि इस राज्यों की विधानमंडल का वर्णन किस आर्टिकल में है। तो 168 में, अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में चर्चा है। एक बार हम लोग देख लें कि जो राज्यों के विधानमंडल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो स्टेट असेंबली के 3 पार्ट हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद और एक होता है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। तो 3 पार्ट होते हैं इसके। जो राज्यों के सांसद होते हैं, राज्यों के संसद में 3 पार्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और इन तीनों का वर्णन जो एक अनुच्छेद में किया गया है उसे हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 168, उसे विधानमंडल कहते हैं। याद रखेंगे विधानमंडल। हालांकि जो विधान परिषद है अभी तक 6 ही स्टेट में है। याद रखेंगे टीबी जुकाम, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। टीबी जुकाम, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। तो इन सभी 6 राज्यों में विधान परिषद है। और अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद जो बनना है उस पर विचार चल रहा है। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में भी बनने जा रहा है विधान परिषद। तो हम लोग सबको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस स्टेट असेंबली को। सबसे पहले कि अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के बारे में वर्णन है। 168 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 168 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा गया कि राज्यपाल विधानमंडल का सबसे अभिन्न अंग है। हालांकि अभिन्न अंग तो तीनों हैं, लेकिन मेन जो है विधानसभा और राज्यपाल है। लेकिन ये मुख्य हैं। लेकिन जहाँ पे विधान परिषद है जिस राज्यों में, तो विधान परिषद को भी उसमें जोड़ा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 168 में लिखा गया है कि विधानमंडल के 3 अंग हैं। अभी हमने बताया राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल के 3 अंग हैं। ये बात आर्टिकल 168 में लिखा गया है। कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अगर विधान परिषद रहे न रहे, राज्यपाल तो रहना ही चाहिए। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, यह भी हमने चर्चा कर लिया। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तो 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। हमने ट्रिक भी बता दिया, टीबी जुकाम। याद रखेंगे टीबी जुकाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आसानी से हम लोग इसे ट्रिक कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं, बिहार में 75 सीट, कर्नाटक में 75 सीट, महाराष्ट्र में 78 सीट, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 100 सीट। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 100 सीट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है, विधानसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद तेलंगाना में 40 सीट है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हो चुके हैं। याद रखेंगे वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो चुके हैं। तो इस डाटा को आप लोग भूल जाएंगे। विधानसभा को निम्न सदन
और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट मतदान जनता के द्वारा होता है, तो उसी प्रकार विधानसभा में भी डायरेक्ट जनता के द्वारा मतदान होता है और मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव किया जाता है। अब क्योंकि इसके सदस्य बनने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, जैसा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष निर्धारित है उम्र। इसी कारण लोकसभा को निम्न सदन और विधानसभा को भी निम्न सदन कहा जाता है। जबकि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु चाहिए। याद रखेंगे, विधानसभा के चुनाव में लोग मतदान के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अर्थात विधायक चुनते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। जबकि जो विधान परिषद है वहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत चुनाव होता है, जिसमें जो मेंबर होते हैं, जो हमारे संसद के, राज्य के संसद के, वही भाग लेते हैं। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और विधानसभा को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, लोगों का सदन कहा जाता है और इसमें लोग अपना प्रतिनिधि अर्थात विधायक का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 170 में लिखा गया है विधानसभा की संरचना और संगठन। तो अनुच्छेद 170 में लिखा गया है विधानसभा की संरचना और संगठन के बारे में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 170 में लिखा गया है कि विधानमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा ये सभी अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 से कम सीटें हैं। अर्थात गोवा में 40, सिक्किम में 32 और मिजोरम में विधानसभा के 40 सदस्य हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे कि यदि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए तो विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य। तो विधानसभा में मिनिमम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए। अर्थात कम से कम 60 सदस्य तो होने चाहिए विधानसभा में, तभी विधानसभा का गठन होगा, और अधिकतम 500 सदस्य होना चाहिए। 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में इन सभी में 60 से कम सीटें हैं, अर्थात जैसे कि गोवा में 40, सिक्किम में 32 और मिजोरम में विधानसभा के 40 सीटें हैं। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 170 में क्या लिखा गया है? विधानसभा की संरचना एवं गठन। 168 में विधानमंडल अर्थात तीनों के बारे में वर्णन है। सबसे अधिक विधानसभा की सीट यदि है तो उत्तर प्रदेश में है 403, पश्चिम बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, गुजरात में 243 और तमिलनाडु में 234 है। तमिलनाडु में कितना है? 234 है। सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे 403। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 294 है। महाराष्ट्र में 288 है, गुजरात में 243 है और तमिलनाडु में 234 है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 333। अनुच्छेद 333 में क्या लिखा गया है कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य का भी मनोनीत होता है। कहाँ पे? तो विधानसभा में। अनुच्छेद 333 में लिखा गया है कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य। तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, तो उसमें आंग्ल भारतीय समुदायों की सीट खत्म कर दिया गया। इसमें एक भी सीट जो है नहीं दिया गया था।
क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो आंग्ल भारतीय सीटें हैं, चूँकि रिजर्व सीट भी नहीं थी, तो इसे ऐसा लग सकता है कि अब धीरे धीरे ये सभी सीटें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अनुच्छेद में लिखा गया है 333 में कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य, तो राज्यसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 333 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 333 में लिखा गया है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में एक आंग्ल भारतीय सदस्य होना चाहिए। अगर कुल निर्वाचित सदस्यों में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं है तो राज्यपाल क्या करेगा? एक आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करेगा। इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोई भी निर्वाचित सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं है तो यह राज्यपाल क्या करेगा कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा, अनुच्छेद 333 के अनुसार। अनुच्छेद 173 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 173 में लिखा गया है विधानमंडल, और विधानमंडल का मतलब क्या? विधान परिषद और विधान मंडल में सदस्यों की योग्यता। तो अनुच्छेद 173 में लिखा गया है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। क्या क्या योग्यता है तो इसे भी हम लोग देख लें। तो विधानमंडल में सदस्यों की योग्यता का वर्णन है 173 के अनुसार, जिसमें विधानसभा के लिए अलग योग्यता है, विधान परिषद के लिए अलग योग्यता है। तो जो कॉमन है वो तो सब लोग जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये है विधानसभा के लिए। किसका है? तो विधानसभा के लिए। ये सारी योग्यताएं विधानसभा के लिए है। तो विधानसभा बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम आयु 25 वर्ष, अभी हम लोगों ने देख लिया। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न तो केंद्र में और न ही राज्य सरकार के अधीन। तो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न तो केंद्र में और न ही राज्य सरकार के अधीन। विधानमंडल समय समय पर योग्यता से संबंधित बनाएगी तो उसे भी पूरा करना चाहिए। तो विधानमंडल विधानसभा के सदस्य बनने के लिए समय समय पर कुछ अलग योग्यता का भी निर्धारण करती है। तो ये भी योग्यता हो जाता है किसका? विधानसभा के लिए या फिर विधान परिषद के लिए। तो एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे कि मिनिमम 25 वर्ष की आयु विधानसभा के लिए आर्टिकल 173 में लिखा गया है। अब अनुच्छेद 172 में क्या लिखा गया? तो अनुच्छेद 172 में लिखा गया है विधान मंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। तो जहाँ पे विधानमंडल पूछा जाए तो इसका मतलब है कि दोनों, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। तो 172 में इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा है और 173 में क्या था? योग्यता के बारे में चर्चा था। तो 172 में लिखा गया है विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। 172 में लिखा गया है कि सामान्यतः विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। जिस प्रकार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए, केवल हमें आर्टिकल को याद रखना है, बाकी सब जो है वह लोकसभा और विधानसभा सेम है। तो केवल आर्टिकल चेंज है। तो आर्टिकल यदि हम लोग याद रखेंगे और लोकसभा या विधानसभा का कार्य हम लोग याद रखेंगे तो केंद्र में जो काम विधानसभा का है, केंद्र में जो काम लोकसभा का है तो वही काम राज्यों में विधानसभा का है। तो हम लोग इसे आसानी से टिक कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 172 में लिखा गया है सामान्यतः विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। पर यदि सरकार को लगे कि विधानसभा में उसका बहुमत नहीं है और विपक्ष भी कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकता है, तो इस प्रकार के मंत्रिपरिषद राज्यपाल से मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
5 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। यदि पूछा जाए कि विधान परिषद का कार्यकाल, तो 6 वर्ष का। तो यदि सरकार को लगे कि विधानसभा में उसका बहुमत नहीं है और विपक्ष कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी सरकार को गिरा सकता है, तो इस प्रकार की मंत्रिपरिषद राज्यपाल से मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है और इस प्रकार एक बार फिर से चुनाव होगा। तो हम लोगों ने लोकसभा के कंडीशन में भी यही चीज़ देखा था कि अगर बहुमत सिद्ध नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है, और अगर बहुमत सिद्ध कर देती है तो फिर वह सरकार बनी रहेगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो एक बार फिर से चुनाव होगा। अनुच्छेद 172 में लिखा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खासा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 172 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 172 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद के द्वारा कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है। कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 188 में लिखा गया है। अनुच्छेद 188 में लिखा गया है शपथ के बारे में, विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में अनुच्छेद 188 में चर्चा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 188 में लिखा गया है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो अभी वर्तमान में हम लोग विधानसभा की ही चर्चा कर रहे हैं। तो यही जो आर्टिकल हम लोग देख रहे हैं वह आर्टिकल विधान परिषद के लिए भी लागू होगा। तो इस 188 में विधानमंडल और विधान परिषद, विधानमंडल के शपथ के बारे में चर्चा है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग विधानसभा के बारे में देख रहे हैं। तो 188 में लिखा गया है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अर्थात विधानसभा के जो सदस्य होते, विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। और यदि राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता तो किसी व्यक्ति को वह घोषित कर सकता है कि जाइए और आप विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिला दीजिए। तो राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। व्यवहार में राज्यपाल के एक प्रोटेम स्पीकर अर्थात विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो जो राज्यपाल होते हैं वे किसकी नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और यही प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सदस्यों को शपथ भी दिला देते हैं। तो जनरली राज्यपाल क्या करते हैं कि विधानसभा के एक अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, उसकी नियुक्ति कर देते हैं और यही प्रोटेम स्पीकर को बोल देते हैं कि आप विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिला दीजिए। तो जनरल तौर पे यही प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिला देते हैं। अनुच्छेद 189 में लिखा गया है विधानमंडल में कोरम अर्थात गणपूर्ति। विधानमंडल में कोरम अर्थात गणपूर्ति, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 189 में लिखा गया है कोरम अर्थात गणपूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जनरली 1/10 सदस्य ही कोरम होते हैं, गणपूर्ति होते हैं। तो 189 में लिखा गया है 189 में। अनुच्छेद 189 में लिखा गया है कि किसी भी सदन की बैठक में पूरे सदस्य का 1/10 भाग गणपूर्ति उपस्थित होनी चाहिए। याद रखेंगे, या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 1/10 भाग तो जरूर होना चाहिए, या कम से कम 10 तो जरूर होना चाहिए, या उससे अधिक। तो इसे हम लोग डिटेल में समझ लें कि सदन में जो विधानसभा के सदन हैं
कम से कम उसके 1/10 सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। जितने सदस्य हैं उसका कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अर्थात जैसे कि मान लेते हैं कि 100 सीट है, जैसे कि बिहार में 273 सीट पर मतदान होता है, विधानसभा की 273 सीटें हैं। अब इस 273 सीटों पर बिहार विधानसभा में गणपूर्ति की बात की जाए तो कम से कम 28 2.7 27.3, तो 27.3 का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 27 मेंबर तो उपस्थित होने चाहिए। तो बिहार में गणपूर्ति कितना हो गया? लगभग 27 मेंबर, याद रखेंगे। तो लेकिन ये 10 से कम भी नहीं होने चाहिए कि जो गणपूर्ति है 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 1/10 कर दिए और 1/10 करने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी आ जाए, तो 9 आ जाए, 8 आ जाए, तो उस समय विधानसभा में गणपूर्ति, उस समय विधानसभा के सदस्यों का कोई मान्य नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कम से कम तो 10 और 1/10 से कम होना चाहिए। 10 सदस्य तो जरूर होना चाहिए, 10 सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए, लेकिन पूरे सदस्य का 1/10 भाग भी उपस्थित होने चाहिए। याद रखेंगे कि 10 सदस्य को छोड़ दिया जाए तो 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो इम्पोर्टेंट है, गणपूर्ति समझ में आ गया होगा। इसे ही गणपूर्ति कहा जाता है कि पूरे सदस्य का 1/10 भाग। इसके बाद है कि अनुच्छेद 178 में लिखा गया है विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो अनुच्छेद 178 में लिखा गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कि 178 में लिखा गया है कि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा 178 में। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 178 में लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 178 में लिखा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। याद रखेंगे, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। चूंकि अभी हमने क्या देखा कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह भी तो विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 178 में है। याद रखेंगे। अनुच्छेद विधानसभा के, अब देखिए अनुच्छेद 179 में क्या लिखा गया कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र एवं हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 179 में लिखा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब क्या करेंगे, वे त्याग पत्र किसे देंगे और उन्हें हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो आर्टिकल 179 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्याग पत्र और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अब है कि अनुच्छेद 179 में लिखा गया है कि किस प्रकार से हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की 3 प्रक्रियाएं हैं। यह बात लिखा गया है 179 में। क्या क्या है? यदि विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, विधानसभा की सदस्यता यदि समाप्त हो जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा दिया जाता है। कि विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष ऑटोमेटिकली ही हट जाते हैं। यदि विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र सौंप दे, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक फैक्ट आ गया कि विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और विधानसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष को। इम्पोर्टेंट है। तो विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे दे
तो उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। विधानसभा के भंग होने के बाद भी विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। तो जब विधानसभा भंग हो जाती है तो उस समय भी विधानसभा के अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। जिन राज्यों में केवल विधानसभा है वहाँ विधानमंडल की सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? तो विधानसभा के पास होती है। तो जिन राज्यों में केवल विधानसभा है तो वहाँ पे विधानमंडल की सारी शक्तियाँ विधानसभा के पास होती है। लेकिन जहाँ दोनों सदन है वहाँ पर भी यह विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है। तो इस कारण भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो विधानसभा है सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो जहाँ दोनों सदन है वहाँ पे भी विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। याद रखेंगे, धन विधेयक को छोड़कर जितने सारे अन्य विधेयक हैं उन्हें विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में जाता है। लेकिन उससे पहले राज्यपाल से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पहले विधानसभा में जाता है। लेकिन उससे पहले विधानसभा में जाने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर विधानसभा से पारित होने के बाद वह विधेयक विधान परिषद के पास जाता है और उसे 14 दिन के भीतर पारित हो जाना होता है। लेकिन अगर 14 दिन के भीतर विधान परिषद से पारित नहीं हो पाता तो यह मान लिया जाता है कि वह विधेयक विधान परिषद से स्वतः पारित हो गया। याद रखेंगे, और विधान परिषद उस विधेयक को सुझाव दे सकता है पर उस विधेयक को रोक कर नहीं रख सकता। और विधान परिषद से पारित विधेयक अधिवेशन बनने के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में भी देखा था कि लोकसभा से जब राज्यसभा में जाता है तो 14 दिनों के अंदर उसे पारित करना होता है। अगर 14 दिन के अंदर पारित नहीं होता है तो फिर यह समझ लिया जाता है कि राज्यसभा से पारित हो गया। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया है कि लोकसभा से जब विधानसभा से पारित होकर जाता है विधान परिषद के पास तो 14 दिन तक के अंदर में विधान परिषद को उसको पारित करना होता है। और यदि 14 दिनों के अंदर तो 14 दिनों के अंदर उसे पारित करना होता है। याद रखेंगे विधान परिषद को। और विधान परिषद उस विधेयक को सुझाव दे सकता है पर उस विधेयक को अपने पास रोक कर नहीं रख सकता। और विधान परिषद से पारित जो विधेयक होता है वह अधिनियम बनने के लिए राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगर कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित होकर विधानसभा में भेजा जाए तो विधानसभा के इनकार करने पर वह विधेयक समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई विधेयक सबसे पहले भेज दिया जाएगा विधान परिषद में ही, तो विधान परिषद में जब भेज दिया जाएगा
तो उसके बाद फिर जाएगा विधानसभा में। लेकिन यदि विधानसभा उस पर हस्ताक्षर न करे, उसे इनकार कर दे, तब यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित करके विधान परिषद में भेजी जाती है, तो विधान परिषद में 3 माह के अंदर उसे पारित करना होता है। लेकिन 3 माह के में पारित नहीं होने पर फिर से विधानसभा में वापस चला जाता है। पर यदि विधानसभा इसे दोबारा पारित करके भेजती है, तो विधान परिषद को उसे 1 माह के भीतर पारित ही करना पड़ता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक कर रख सकती है। इम्पॉर्टेंट है। कितने दिनों तक? तो 4 महीने तक रख कर रोक सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने धन विधेयक के मामले में बताया कि धन विधेयक के मामले में क्या है, कि धन विधेयक के मामले में है कि 14 दिन से ज़्यादा जो है वह विधान परिषद नहीं रख सकती अपने पास। लेकिन धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो और सारी विधेयक यदि विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाती है, तो विधान परिषद को उसे 3 माह के अंदर पारित करना होता है। लेकिन 3 माह में यदि पारित न हो पाए, तो फिर वह विधानसभा में वापस चला जाता है। और यदि विधानसभा दोबारा पारित करके उसे भेजती है, तो विधान परिषद को उसको 1 माह के भीतर पारित ही करना पड़ता है। लेकिन विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक कर रख सकती है। जैसे कि 3 माह तो शुरू में, और उसके बाद फिर जब 3 महीना हो गया तो फिर चला गया कहाँ पे पास? तो विधानसभा के पास। फिर विधानसभा से विधानसभा क्या किया? दोबारा उसे पारित करके भेजेगा, तो फिर चला जाएगा विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद के पास जाएगा तो अधिकतम वह 1 माह तक अपने पास रोक कर रखेगा। तो शुरू का 3 माह और फिर 1 माह, टोटल कितना हो गया? 4 महीना। तो इम्पॉर्टेंट है कि विधान परिषद किसी विधेयक को, यानी कि धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है। इस टर्म को, इस फैक्ट को तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर दोनों सदनों अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में मतभेद हो जाए, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो अगर दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद में मतभेद हो जाए, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता था, तो उसकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता था? राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते थे। लेकिन विधानमंडल में वैसा नहीं है। अगर विधानमंडल के दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो और विधान परिषद हो, इन दोनों में मतभेद हो जाए, तो फिर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। विधानसभा का राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है। तो जो विधानसभा होते हैं उनके राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है, फाइनेंस पर कंट्रोल होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के वित्त पर नियंत्रण किसका होता है? तो विधानसभा का। इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या बताया कि धन विधेयक सबसे पहले किस में पेश किया जाता है? तो विधानसभा में। हर वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही रखा जाता है। तो हर वर्ष राज्यों का वार्षिक बजट किस में रखा जाता है? तो विधानसभा में ही रखा जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई कर नहीं लग सकता। तो बिना विधानसभा की स्वीकृति के राज्यों के अंदर में कोई टैक्स या कर नहीं लग सकता। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो बिना विधानसभा की स्वीकृति के राज्य की सरकारें संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। विधानसभा का मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो मंत्री परिषद पर विधानसभा पूरी तरह से कंट्रोल किए रहता है। विधानसभा क्या करती है? अपने मंत्री परिषद को पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। याद रखेंगे। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं। तो विधानसभा के सदस्य
अपने मंत्रियों की आलोचना भी कर सकते हैं। विधानसभा में इस सरकार को गिराने के लिए एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो विधानसभा में सरकार को गिराने के लिए एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो मंत्री या मंत्री परिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो जिस प्रकार लोकसभा के हमने क्या देखा था कि जो मंत्री और मंत्री परिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि यदि एक मंत्री पर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो पूरा मंत्री परिषद ही भंग हो जाता है। तो सेम कंडीशन इस विधानसभा में भी है कि विधानसभा में सरकार को गिराने के लिए एक मंत्री या पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, परंतु राज्यों के विधान मंडल की भी मंजूरी ली जाती है। जैसे कि जीएसटी लागू हुआ था तो राज्यों की भी मंजूरी ली गई थी। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, परंतु कुछ संशोधन में राज्यों के विधान मंडल की भी मंजूरी ली जाती है। जैसे कि जब जीएसटी लागू हुआ था राज्यों के अंदर में तो राज्यों की भी मंजूरी ली गई थी। इम्पोर्टेंट है। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये विधानसभा के सदस्य राज्यपाल के सदस्यों के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं वे अपने में से एक विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं विधान परिषद के बारे में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद को उच्च सदन क्यों कहते हैं, अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? तो 1/3 सदस्य छोड़ देते हैं, फिर इनका निर्वाचन होता है। कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इनका एक क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष पर इनके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। विधानसभा को राज्य का उच्च सदन कहते हैं। अभी हमने बताया कि विधानसभा को राज्य का उच्च सदन कहते हैं। अब है कि अनुच्छेद 169 में लिखा गया है विधान परिषद के बारे में। अनुच्छेद 169 में लिखा गया है किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 169 में लिखा गया है किसी भी राज्य में विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति। तो अभी हमने क्या बताया? तो दिमाग में इस चीज़ को नोट कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? कि आर्टिकल में याद करेंगे। आर्टिकल में हम लोग क्या याद करेंगे कि 168 विधानमंडल, 168 जो है वह है विधानमंडल। 169 विधान परिषद और 170 विधानसभा। तो 3 चीजें याद रखेंगे, 168, 169 और 170 याद रखेंगे। जिस प्रकार 79, 80 और 81 यह था सरला सूत्र, यह भी याद कर लेंगे। सरला 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। तो सरला एक सूत्र है। उसी प्रकार 168 क्या था? तो 168 विधानमंडल था। 169 क्या था? तो विधान परिषद था। और 170 विधानसभा था। तो इसे भी हम लोग याद रख सकते हैं
मम्पस, इसको याद रख सकते हैं, मम्पस 169, 168, 169 और 170। मम्पस अर्थात मम से विधानमंडल, 169 प से विधान परिषद और स से विधानसभा 170। तो ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो 169 में लिखा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करता है। अर्थात कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक सदस्य होने चाहिए। फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने सामान्य बहुमत अर्थात 50% सदस्यों के हस्ताक्षर से स्वीकृति मिलने पर उस राज्य में विधान परिषद को गठित या समाप्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 169 में लिखा गया है, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा के सदन में उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करना होता है। अर्थात कुल सदस्य का जो बहुमत होना चाहिए वह 50% से अधिक सदस्यों का होना चाहिए। और फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने सामान्य बहुमत अर्थात 50% सदस्यों के हस्ताक्षर से स्वीकृति मिलने पर उस राज्य में विधान परिषद को गठित या फिर समाप्त किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद की समाप्ति के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया है, याद रखेंगे। तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ये पहले का मैटर है, तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद की समाप्ति के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद की समाप्ति के लिए विधान परिषद से प्रस्ताव पारित कर दिया था, याद रखेंगे। अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 171 में क्या लिखा गया है, तो विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है, जबकि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 40 होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। कितना, 1/3। और जबकि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 40। हमने क्या देखा था कि लोकसभा के लिए जो विधानसभा था उसके लिए मिनिमम था 60 और अधिकतम था 500, लेकिन विधान परिषद के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3, जैसे कि कुल सदस्य हैं, जैसे कि बिहार में 273, तो विधानसभा में मिनिमम कितने होंगे विधान परिषद के सीट, तो 1/3 अर्थात 91। एक तिहाई अर्थात 91, जबकि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 40। कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए, अर्थात 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि 1/3 निकालें और 40 से कम आ गया तो वहाँ पे विधान परिषद का गठन नहीं होगा, याद रखेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको दिमाग में नोट कर लेंगे कि न्यूनतम संख्या 40, लेकिन अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्याओं का 1/3 होना चाहिए। अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद में 5 तरह के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद में 5 तरह के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 171 में लिखा गया है कि विधान परिषद में 5 तरह के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कौन कौन है, तो उसे हम लोग देखें। उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का निर्वाचित सदस्य, तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों
के द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। एक तो ये हो गया। उस राज्य के नगर पालिका एवं नगर निगम के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो नगर निगम और नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा भी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है विधान परिषद के अंदर में। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तो मनोनीत कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे, तो 1/6। कितना? 1/6। ये किसी विशेष विषय से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान और सहकारी क्षेत्र के। याद रखेंगे 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस राज्य के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक जिनके पास शिक्षण का 3 वर्ष का अनुभव है, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक होते हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। राज्यपाल के द्वारा कितने, तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य। याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य। 1/12 सदस्य किसके द्वारा, ध्यान दें 1/3 सदस्य किसके द्वारा, तो विधानसभा और नगर निगम और नगर पालिका के द्वारा। 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा जो विशेष विषय से संबंधित होते हैं। और 1/12 सदस्य हैं वो उस राज्य के माध्यमिक स्कूल के शिक्षक जिनके पास 3 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो, उनके द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है 1/3 विधानसभा या फिर नगर निगम, नगर पालिका, इन सभी के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/6, जबकि जो माध्यमिक शिक्षक हैं जिनका अनुभव 3 वर्ष हो जाता है, तो उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। वेरी वेरी है, दिमाग में इसे फिट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 5वां है उस राज्य के त्रिवर्षीय स्नातक प्रणाली के द्वारा स्नातक किए गए छात्रों के द्वारा भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है कि विधान परिषद की उस राज्य के त्रिवर्षीय स्नातक प्रणाली अर्थात जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का भी क्या होता है, तो निर्वाचन होता है। याद रखेंगे। तो जिस प्रकार 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है और स्नातक शिक्षक होते हैं, उसके बाद स्नातक के विद्यार्थी जो स्नातक कर चुके होते हैं उनके द्वारा भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब 173 में है विधानमंडल, अर्थात विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या है, 173 में लिखा गया है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्य अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। तो इसे भी हम लोगों ने देख लिया है, विधानसभा के देख लिया। अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद के बारे में। अनुच्छेद 173 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या? पहला, भारत का नागरिक हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इसलिए इसे उच्च सदन कहा जाता है। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 172 में लिखा गया है विधानमंडल का कार्यकाल। ये भी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। अनुच्छेद 172 में लिखा गया है विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 172 में लिखा गया है कि विधान परिषद में हर 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और फिर एक नए 1/3 सदस्य आते हैं।
इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पर यह संविधान के अनुच्छेद 172 में यह नहीं लिखा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखेंगे, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, तो अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर 1/3 सदस्य फिर वापस चले आते हैं। इसीलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, यह कभी भंग नहीं होता। तो अनुच्छेद 172 में लिखा गया है कि विधान परिषद में हर 2 वर्ष में सदन के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 सदस्य फिर नए आते हैं। इस प्रकार सामान्यतः विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। याद रखेंगे, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद का 6 वर्ष। पर यह संविधान के अनुच्छेद 172 में नहीं लिखा गया था इसके कार्यकाल के बारे में कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद में नहीं लिखा गया था, संविधान में वर्णन नहीं था। विधान परिषद का खुद का कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए विधान परिषद अस्थाई सदन नहीं है। याद रखेंगे कि विधान परिषद का खुद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसीलिए विधान परिषद अस्थाई सदन नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, तो उसी प्रकार विधान जो परिषद है वह अस्थाई सदन नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 182 में विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति का वर्णन है। अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि यहाँ पे विधानसभा नहीं, विधान परिषद होगा। तो अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब है कि 182 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो सामान्यतः 6 वर्ष का। इंपॉर्टेंट है। तो एक अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, यह एक अस्थाई सदन है, दिमाग में नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। दिमाग में याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 183 में लिखा गया है कि सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 183 में लिखा गया है कि सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त, त्यागपत्र और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 183 में लिखा गया है, अनुच्छेद 183 में लिखा गया है कि विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। तो विधानसभा के सभापति और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, या फिर वे त्याग पत्र देते हैं, या फिर उन्हें हटाया जाता है। तो उसके लिए 3 प्रक्रिया हैं। क्या क्या? यदि विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाए, तो यदि विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाए तो वह आसानी से विधान परिषद क्या हो जाएगा, विधान परिषद के सभापति समाप्त हो जाएंगे। यदि विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के उपसभापति को त्यागपत्र दे दे, अर्थात विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं,
तो विधान परिषद के उपसभापति को। जिस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं, तो सेम टू सेम विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपसभापति को देते हैं, तो उसकी जो विधान परिषद की सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। किसकी? तो सभापति की। और यदि त्यागपत्र दे दे, विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाया जा सकता है। तो विधान परिषद में प्रस्ताव लाकर विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाया जा सकता है। विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा में हमने क्या देखा था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह उपराष्ट्रपति होता है, जिसका याद रखेंगे जो एक संवैधानिक पद है। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देते हैं, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं। और दोनों विधान परिषद के ही भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या बताया कि ये दोनों विधान परिषद के क्या होते हैं? तो मेंबर होते हैं। तो सभापति विधान परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र विधान परिषद के उपसभापति को और विधान परिषद के उपसभापति अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। तो अभी ऊपर हमने देख लिया है कि विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो मात्र 14 दिनों तक। विधान परिषद संविधान संशोधन में भाग ले सकता है या फिर मंजूरी दे सकता है। किसके साथ? विधानसभा के साथ। तो विधानसभा के साथ या विधान परिषद भी संविधान के संशोधन में भाग ले सकता है या फिर उसे मंजूरी दे सकता है। इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह 3 माह प्लस 1 माह तक रोक कर रख सकता है। यह भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर धन विधेयक को छोड़कर किसी भी साधारण विधेयक को यह जो विधान परिषद है अधिकतम 3 माह अर्थात 3 माह शुरू में, अधिकतम 4 माह अर्थात 3 माह शुरू में और 1 माह जब दोबारा जो विधानसभा है उसे पारित करके भेजता है तो अधिकतम 1 माह तक रखेगा। तो शुरू का 3 माह और फिर 1 माह यानी कि अधिकतम 4 महीने तक रोक कर रख सकता है। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा राज्यों का विधानमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को निश्चित तौर पे मिलते हैं। और सेशन कमेंट करें कि यह जो सेशन है कैसा लग रहा है। तो देखिए एग्जाम जो 8 तारीख से एग्ज़ाम से पहले लगभग हम लोगों ने 90% इस जो इंडियन पॉलिटी है उसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आसान भाषा में समझाया हुआ। तो डेली इसे रिपीट करके इसे 2-3 बार सुन लेंगे, दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और जो निर्वाचन प्रणाली है अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, राज्यों का अधीनस्थ न्यायालय हैं, इसे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद कुछ बचे कुछ फैक्ट है उसे हम लोग देखेंगे और यह इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।